Assalamu alaikum and welcome to DNA, which is Debate News and Analysis. आज बड़ी खबरें और जो भी आपको मैं बताऊंगा, आई एम श्योर मेरे कॉलीग्स हैं उस पर एग्री करेंगे कि जो भी बयानात आ रहे हैं उसका काउंटर बयानात पहले तैयार है और जो पहले तैयार है वो जो जिसने लगाने हैं वो पहले पहले बैठे हुए हैं। अब मियां नवाज शरीफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने जो कोर कैबिनेट आप मेंबर्स को कह लो या आप एडवाइजर्स को कह लो, उनको बुलाया है लंदन में और स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 15 सीटें हारे ये क्यों हारे, इसकी वजूहत क्या है। हमजा भी यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हमजा कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के कानूनी तौर पे उनको बड़ी मायूसी हुई है पाकिस्तान में, तो यहाँ वो अपना केस लड़ेंगे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब इनसे भी सवाल करेंगे कि भाई क्या बात है, क्या नहीं है, क्यों हारे, वजूहत बताइए आप। पीटीआई वो कोर्ट में चली गई, वो कह रही है भाई ये जो इलेक्शन का शेड्यूल है इसके मुतालिक उन्होंने एक दरखास्त दे दी है और मैं कहता हूं कि पंजाब की गवर्नमेंट इसके खिलाफ तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन इनके जो चैलेंजेस आगे आ रहे हैं ये काफी मैं समझता हूं कि मुश्किलात है, क्योंकि जो पिछलों को थी वो इनको चेंज नहीं हुई है। फिर जो आपके स्पीकर हैं इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई 30 दिन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिसाइड करो, 30 डेज, सो दैट इज अनदर थिंग। और जो इंटरेस्टिंग न्यूज है, मिफ्ता उस्माइल साहब कहते हैं जी 3 महीने में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। क्या उस वक्त बिजली नहीं आ रही है? अभी क्यों नहीं कम हो रही है? वर्ल्ड प्राइसेस कम है, अभी क्यों नहीं कम हो रही है? जो कि हम सारे इस पर डिस्कस करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये मोबाइल टेलीफोन्स हो गए, दूसरे, ये जारी रहेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि FIA ने एक 5 मेंबर टीम एक कर ली उन्होंने फॉर्म के जो कि फॉरेन फंडिंग केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे हर एरिया के अंदर। नाउ दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट। और लेकिन इमरान कहते हैं कि 2012 पे जो पैसे लिए गए बाहर से उस वक्त लीगल था, अब इलीगल है लेकिन उस वक्त लीगल था। खैर ये भी एक बहस आ गई। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कहते थे कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसका जिक्र कल इफ्तिखार साहब ने भी किया था कि अब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी अपनी बहन को टिकट दे दी है वहां मेहरबानों को कि भाई आप लड़ें, क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो अब आगे प्रोविंशियल असेंबली में। लेकिन उन पे भी जो एक साहब हैं उन्होंने मैं नाम लेता हूँ, हैदर रियाज, उन्होंने PP 217 में उन्होंने कहा है कि ये UC44 के अंदर काफी धांधली हुई है और इरेगुलरिटीज हुई है। आई थिंक इरेगुलरिटीज द राइट वर्ड, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और मोहम्मद खान भट्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द करंट चीफ मिनिस्टर, इनको भी एक चैलेंज हो गया कि ही इज नॉट क्वालिफाइड। वो कहीं कहा गया कि अनपढ़ हैं, ये कहाँ से ग्रेड 22 में आ गए। ये भी एक नई बहस शुरू हो गई है। सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड जावेद इकबाल हमारे साथ एज ऑलवेज मौजूद हैं। एंड एज ऑलवेज मैं बुखारी साहब से शुरू करता, लेकिन आज जरा आप शुरू करें इफ्तिखार साहब। सर मुझे तो समझ नहीं आता, ये इतने मामला आपने मेरे सामने खड़े कर दिए हैं, वक्त हमारे पास होता नहीं है, छोटा सा एक प्रोग्राम है और कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं जो आपके इल्म में आई, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको। हम लंदन में बैठ के इतनी सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं, इस पर आपको मैं शाबाश देता हूँ। इसमें अहम चीज़ तो यही है कि कल दावा किया गया मैं 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा और आज दरख्वास्त दे दी गई कि वहाँ पे इलेक्शन ही ना हो। तो सबसे बड़ी खबर मेरे लिए तो ये है कि ये खेल क्या है। और कल मैंने आपको बताया था कि वो अपना इस्लामाबाद पे घेराव करेंगे, तो मेरी खबर सही साबित हुई है। उन्होंने तारीख दे दी है 13 की रात और 14 अगस्त, और वो 13 की रात और 14 अगस्त एक नया मसला फिर होगा। वो थोड़ा सा जो ठहराव आ रहा है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी मामलात, दूसरे मामलात में, वो तितर बितर हो सकते हैं उस दिन, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। फिर एक और इशू है कि अभी एक फ़ैसला होता है तो ये अदालत चले जाते हैं। सूबाई असम्बली के 266 और सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 जो हल्के हैं पाकिस्तान में, उनकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। ये आप प्रोसेस था जो जारी था कि हल्कों को नया कैसे बनाना है, उस वक्त तो ये अदालत में गए नहीं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कल ये पटिशन भी अदालत में होगी। क्या अदालतों ने सब कुछ फैसला करना है? तो फिर ये बाकी छोड़ दें हम चीज़ें। अदालतें मेरे मामले में तो दिलचस्पी लेती नहीं। जब मुझे चीनी महंगी मिलती है और मैं दरख्वास्त लेके जाना चाहता हूँ तो मेरी दरख्वास्त को वैसे इंटरटेन नहीं किया जाता जैसे इन लोगों की दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जा रहा है जो बड़े महदूद मफादात के लिए हैं। मेरी दरख्वास्त अगर
ले ले सुप्रीम कोर्ट या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट उस माफिया के खिलाफ एक्शन ले ले और फैसला भी कर दे, तो उस फैसले का फायदा पाकिस्तान के 18-19 करोड़ लोगों को होगा बराह रास्त। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इन चीज़ों के लिए नज़र आता है वक्त ही नहीं है। इस पर वक्त है कि जी पहले एक आदमी कहता है मैं 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, सुबह वो दरख्वास्त दे देता है कि जी ये जो शेड्यूल जारी किया गया है इसको रोक दें। भाई कब तक ये खेल चलेगा और इस खेल का मुझे क्या फ़ायदा है? क्या जो मैं पढ़ रहा था जज साहब की ऑब्जर्वेशन, मफाद की बात कर रहे थे, कौमी मफाद, अवाम के मफाद, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मेरे दोस्तों जज साहबान, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ये बात भी है कि जो माफियाज हैं लूट के खा रहे हैं, इन पर भी 184(3) के तहत पावर का इस्तेमाल करो, इनको भी राय रास्त पे लाओ, रियल स्टेट के भी माफिया को पकड़ो, ये भी काम करना है। ये है इन दी इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचे। ये क्या कि कोई हर आदमी एक दरखास्त ले आता है और आप सारा वक्त उसके ऊपर लगा देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, यू मे हैव ए राइट, आपके पास ये हक होगा, लेकिन आपके पास ये हक भी तो है ना कि माफियाज के खिलाफ 184(3) के तहत कार्रवाई करें। क्या आपको नजर नहीं आ रहे माफियाज? क्या उनके माफियाज का नुकसान जो पाकिस्तान के अवाम को रोज भुगतना पड़ता है, क्या आपके वो इल्म में नहीं? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं आता? क्या वहाँ पे अवामी मुफाद नहीं है? मुझे तो बुखारी साहब, आई एम सॉरी कि मैंने कुछ बातें ऐसी करनी जो मेरे एंकर ने मुझसे नहीं पूछी थी, लेकिन मैं चाहता था मैं ये शेयर करूं। नहीं, अच्छा किया आपने बुखारी, अच्छा किया तखार साहब। लेकिन बुखारी साहब, ये जो एथलेटिक ऊंट है, एथलेटिक, इसको मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, एथलेटिक ऊंट, ये ना इधर बैठता है ना उधर बैठता है, और अब कोर्ट कमेटी बुलाया, ऐसे नहीं बैठेगा। बहुत शुक्रिया आपका। पीछे जो भी बातें खान साहब ने की हैं उनमें से कोई भी बात रेलेवेंट नहीं है, ये अंडरस्टेटमेंट है उनका, सारी जो है वो अहम गुफ्तगू है। इसी तरह से यही हरकत जो उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया उसी को मैं भी अपनाने जा रहा हूँ। कुछ बातें मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके इस प्रेमिसेस में रहूँ जो आपने फरमाया है, लेकिन 2-3-4 बातें मुझे चूँकि हॉन्ट कर रही हैं इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है अपने इलेक्शन कमीशन में भी, और अब वो तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कह रहे हैं कि ये तो मैंने उस वक्त लिए थे पैसे जिस वक्त इस मुल्क में कानूनी नहीं था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तो 2007 में आया, तो फिर 1992 और 96 की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं आप जनाब लोगों को? इसका जवाब किसी को तो देना है ना। Am I right, खान साहब? Yes, sir, you have a right to raise this question. एक बात, दूसरी बात यह है कि जो सदर मुमलिकत होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो सेनेट के चेयरमैन होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो जिस दिन अपने ओहदे का हलफ उठा लेते हैं वो नॉन पार्टीजन हो जाते हैं। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही आपकी पार्लिमानी रवायत कहती है, यही आपकी जमहूरियत कहती है। लेकिन सदके चले जाएं, यहाँ जो कुछ उमर सरफराज चीमा साहब कर चुके हैं और जो अब सदर मुमलिकत तरतीब से और तवातर से कर रहे हैं, उनका तज़किरा कुछ किया है मेरे दोस्त ने, रज़ा रवानी ने, और उन्होंने बाकायदा कानून आइन के हवाले दे के कहा है कि यहाँ ये आप अपनी ना सिर्फ ये कि ज़िम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं बल्कि आइन को वायलेट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात लेटेस्ट है वो ये कि जो शहदा थे हेलीकॉप्टर हादसे के, उनके जनाज़ों में शिरकत ना करके सदर मुमलिकत साहब ने अपने ओहदे की तौहीन भी की है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके आर्टिकल का हवाला दिया हुआ है उन्होंने, उसकी वायलेशन भी की है। इसी तरह से आपको जब कहा गया था कि आप हल्फ लें, आपने हल्फ नहीं दिया था, वो भी आपने वायलेशन की थी। आपने जिस तरह से इलीगल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की मान के असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्मनामा जारी किया था, कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है? खुदा के वास्ते, ये असम्बली है, ये पार्लियामेंट है, ये आपके अब्बा जान की जागीर नहीं है जहाँ जो आपका दिल चाहे आप चलें। तो ऐसे ऐसे बाग किराए पे लिया हुआ है और वहाँ गुलेल से आप कौवे उड़ा रहे हैं और फल सारा आप खाएंगे। ये पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट रहने दें। ये हो गया जनाब। दूसरी बात जो मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि ये खान साहब जैसे लोग जो है ना, ये दीवाने लोग हैं। ये सियासी तौर पर चूँकि बहुत मार खाई हुई है इन्होंने, इसलिए इनकी तवक्कात भी वो सियासी होती हैं। एक शख्स जो बबांगे धोल कह रहा है कि वो ये यू टर्न लेना जो है ये दुनिया के बड़े लीडरों की पहचान है, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है।
जो 155 के करीब उन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, फिर कंटेनर पे खड़े होके हर एक के ऊपर 4-4, 5-5 यू टर्न पड़े हुए हैं। आपको नहीं पता? ये बादशाह है, आप मासूम आदमी है ना ये खान साहब। दूसरी बात ये है कि ये 9 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, अब पता नहीं ये कौन से इमरान खान साहब ने कहा था, और फिर ये कि जनाब हम चैलेंज करेंगे अदालत में, ये किसकी पार्टी ने ये इनिशिएट किया है। मतलब कहने का ये है कि इतना बेवकूफ़ समझें लोगों को जितने कि वो शायद हैं, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ ना समझें। ये सारी चीज़ें आपके गले पड़ने जा रही हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ खान साहब, इमरान खान साहब, ये आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए, और आपके जो बंदे मुख्तलिफ ओहदों पर हैं सरकारी पर, उन्हें भी, और आपके वो जो स्पोक्स पर्सन हैं जो सुबह से शाम तक बैठ के इस आवाम को गुमराह करते रहते हैं, उन्हें भी, कि हिसाब एक एक बात का होना है। खान साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? और आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात को आप नहीं जानते कि वो 13 अगस्त की दरमियानी रात और 14 अगस्त को वो आपको सिखाएगा ये खान साहब बड़े जालिम आदमी हैं। ये जमहूरियत क्या है, जमहूरियत आती कैसे है, ये मुझसे वो कुछ करवाएंगे जो मैं नहीं कहना चाहता। जमहूरियत की रिक्वायरमेंट क्या है वो बताएंगे आपको। मैं बताता हूँ आपको सर, मैं बताता हूँ आपको सर। एक मिनट बस सिर्फ। भाई साहब 25 मई को अवामी सरों का एक सुनामी आ रहा था जिसने पूरे सिस्टम, जिसने सारे सिस्टम साथ है, पहले सुन तो लें, जिसने सारे सिस्टम को बहा के ले जाना था, हमने वो भी देखा है। हम ये 1 लाख का जो पाकिस्तान का जो दिन है, यौम आज़ादी जो है, उसको बर्बाद करने की जो एक कैलकुलेटेड एफर्ट है, हम इसको भी देख लेंगे। रियासत इतनी वीक नहीं होती कि आप उसके साथ जो खिलवाड़ करना चाहे मर्जी से वो कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जावेद, ये बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो रेफरेंस एक आया है रजा रब्बानी साहब के अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ये हमने पहले भी देखा है। चौधरी फजल लाई को ले लो, रफीक तारड़ को ले लो, हमने ये देखा है सारा ये सारा सिलसिला। लगारी साहब को आप ले लो। तो ये रवायतें हम खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? रवायतें नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात तो किसी पे आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना कि जो मर्जी सोचे। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवाम है। वही जमहूरियत है जो अवाम है, और उसका नज़ारा इन्होंने 15 सीटें हार के देख लिया था। बाकी तो जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें इमरान खान के खिलाफ, कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है, बहुत गलती हैं, यू टर्न के बादशाह हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बेवकूफ़ अवाम का क्या करना है जो इसकी हर बात मान के बैठे हैं? क्यों बैठे हुए हैं? कुछ भी नहीं करना। सोचने की बात यह है कि क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि जमहूरियत में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप जमहूरियत सिस्टम के जरिए आप किसी चीज़ के कस्टोडियन बनते हैं तो आप मईशत बेहतर करते हैं। मईशत बेहतर करने का मतलब अवाम की फलाह बहबूद का काम करते हैं, अवाम के लिए बेहतर लेके आते हैं। ये वही इमरान खान था आज से एग्जैक्ट 8 महीने पहले, जब महंगाई और हर चीज़ से, गवर्नेंस की वजह से इमरान खान कहीं का भी नहीं था। आज वही इमरान खान एग्जैक्ट 6 महीने बाद आज इमरान खान सबसे आगे, और ये लोग कहीं के नहीं है। क्यों? मईशत इंपॉर्टेंट है, लोगों के रोजगार इंपॉर्टेंट है, लोगों को रोटी खाना पीना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जमहूरियत का पहला बेसिक रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आप जितनी मर्जी अदालतें लगा लें, जितने मर्जी कमीशन लगा लें, जितने मर्जी रेफरेंस लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ को आपने सियासत से आउट करने की कोशिश की, आप कर सके नहीं। क्यों? कि अवाम उनके साथ थे। यह है जमहूरियत। और दूसरी जमहूरियत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस चीज़ को वो फॉलो करके मईशत के बाद आती है, वो अवामी पॉपुलैरिटी। जब तक आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, आप किसी का पॉलिटिकली आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। यही बात हमारे सियासतदानों को, आप पॉपुलैरिटी को डिफाइन करें ना, व्हाट इज पॉपुलैरिटी मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। आपको आज से 2 हफ्ते पहले इलेक्शन आपके सामने, इससे ज्यादा वोट जितने भी हैं, इफ्तिखार साहब, पॉलिटिकल सिस्टम में फजूल बात नहीं है। जमहूरियत में नंबर ऑफ सीट्स काउंट होती है, नंबर ऑफ सीट्स, वोट नहीं काउंट होते। जिसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो, फिर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। अगर आप जिस वोट की बात कर रहे हो, मैं जाहिलों वाली बात नहीं कर रहा। आप कहते बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा ऊपर है। क्या बात कर रहे हो तुम?
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चलती रहे। फर्क पड़ गया वहां का? क्या फर्क तुमने पड़ता कहा कि तबाही हो गई है इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं आप? इनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के सिस्टम की बर्बादी का सारा मुद्दा इमरान खान के पास है। इमरान खान से पहले तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल था, पाकिस्तान का कोई कर्जा नहीं था, पाकिस्तान में डेवलपमेंट बहुत हो रही थी, लोगों को रोजगार दरदर मिल रहे थे, उससे पहले तो कुछ नहीं था। अजीब आदमी कि एक इमरान खान के आने की वजह से सब कुछ सिस्टम बर्बाद हो गया। बात ही नहीं इमरान खान की, पता नहीं तुम्हें क्यों उश्कर होती है इमरान खान भाई, उसका जमहूरी राइट है कि वो 13 को करे, 14 को करे, 15 को करे, लेकिन ये राइट कौन रोक सकता है? मेरी बात, जमहूरियत मेरी बात सुन, या तो आइन कानून से इजाजत नहीं देता, मुझे बता मेरी बात सुन, ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि उसकी आड़ में पाकिस्तान के निजाम को तबाह कर दिया जाए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है ना, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आज ही अरेस्ट कर ले, अगर उनको इतना ही खतरा है, उनको इतना ही खतरा है, अरेस्ट करें। खतरा किसी को नहीं है, तो फिर किस चीज का प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है तो वो तो आइन उसे इजाजत दे रहा है कि हुकूमत अपने जलसा करने की आइन उसको इजाजत दे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। अब मुझे ये बताइए कि बुखारी साहब के ये एक तो डेफिनेशन ऑफ पॉपुलैरिटी और दूसरा ये जो इमरान 9 सीटों पे ये जो लड़ रहे हैं, इसकी थ्योरी क्या है? व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन पॉपुलर है इसको चेक करने के, इसको तय करने के कई क्राइटेरियन हैं। एक होता है नंबर ऑफ सीट किसके पास ज़्यादा है, जो कि जमहूरी तरीका है। एक होता है कि अगर आप पॉपुलैरिटी गेज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वोट्स किसके पास ज़्यादा है। ये बहरहाल एक मेयार है और जमहूरियत का ही हिस्सा है, जमहूरियत का ही हुस्न है। तो वोट यकीनी तौर पे जो है, जो सीटें हैं वो ज़्यादा उनको मिली, 15 सीटें ले गए, लेकिन वो अपनी ही 20 में से 5 सीटें हार भी गए। दूसरी बात यह है कि उनका वोट बैंक 70,000, मैं आ रहा हूँ ना, उनका वोट बैंक 70,000 जो है वो बड़ा है, कम हुआ है इमरान खान साहब का, और PMLN का जो है 1,35,000 के करीब बड़ा है। सो ये डिफरेंट क्राइटेरियन, ठीक है सीटें उनके पास चली गई हैं, लेकिन ये भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन बात फिर वही है कि हु प्रिवेल्स इज़ द विनर, जिसके पास सीटें ज़्यादा हैं उसने हुकूमत बना ली, उनकी हुकूमत चली गई। दिस इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये होता रहता है और इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। वो लोग जिनकी ट्रेनिंग बेसिकली एक डेमोक्रेट के तौर पर है, जिस तरह खान साहब हैं, वो जो इतना यानी शदोमद के साथ किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने हाथों में सिस्टम्स बनते, टूटते, फिर बनते और फिर टूटते देखे हैं। इसलिए हमें बुखारी साहब अगर ये जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, अगर हम ये ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन पे चले जाएं, वोट तो हिलरी को ज्यादा पड़ा था लेकिन जीत ट्रंप किया था। करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही मैंने कोशिश की है इसी की वजाहत करने की कि ये एक तरीकाकार है कि राइट ऑफ रूल किसके पास है और एक तरीकाकार है कि लोगों की ज़्यादा तादाद किसके पास है। मैं इसके बाद आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ, 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का। हमने इल्ज़ामात की हद तक तो ये सुना था कि भुट्टो साहब बहुत बड़ा आमर था, पार्टी में किसी को बोलने नहीं देता था। नवाज शरीफ के बारे में भी यही है कि उनके सामने कोई कान नहीं मार सकता। इमरान खान साहब के बारे में भी यही है कि किसी में मजाल नहीं है उनके सामने कोई बात कर जाए। लेकिन ये कि मैं लड़ूंगा 9 सीटों से, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। लीडर जो है वो 1 से ज़्यादा सीटों से लड़ते रहे हैं, लेकिन अगर 9 ही सीटों पर इलेक्शन और क्या सारियाँ तो मैं लड़ना है, तो इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। मैं आपको एक बात सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन के साथ भी, आपके साथ, अपने साथियों के साथ भी, वो ये कि 2018 के इलेक्शन का रिज़ल्ट रिपीट नहीं होना किसी भी सूरत से, और कराची से ख़ास तौर से। ये रिज़ल्ट उस वक्त कैसे मनूवर हुआ था, क्या इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इसको दोहराने का इस वक्त ना मौका है ना ज़रूरत है। लेकिन ये बात जो है, ये तमाम पार्टियों ने इंक्लूडिंग PTI ये कहा था कि ये इलेक्शन रिग्ड थे और इसके रिजल्ट्स मैनेज थे। चाहे वो BTR सिस्टम बैठ गया था, चाहे वो क्या बैठ गया था, वो मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर उनका ख्याल ये है कि वो तीनों सीटों पे कराची से जीत जाएंगे, तो देन इमरान खान इज़ सैडली मिस्टेकन। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, लेट द इलेक्शन बी देयर एंड यू विल फाइंड आउट। MQM कराची में अब वो नहीं होने देगी जो 2018 में हुआ था। खान साहब मेरी बात समझ रहे हैं? जी, मैं इस पर कुछ कहूँगा भी, मुझे नहीं, आप इजाज़त देंगे। द टर्न इज योर्स सर।
जरूर जरूर, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इफ्तिखार। सर मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि कौम को बेवकूफ़ बनाने की जो स्कीम है इसको बंद कर दो। सिंपल सी बात, मैंने तो नहीं कहा था 9 सीटों पे लड़ने को, दैट्स बैड। आपने कल कहा था, और फिर मैं तो नहीं अदालत में गया उस 9 सीटों पर होने वाले इलेक्शन के शेड्यूल को रुकवाने के लिए। तो हमें ये बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लाख मोहब्बत हो ए और बी से, लेकिन मोहब्बत में पागलपन तक तो नहीं जाना चाहिए हमें। आज जो इशारा जावेद की तरफ तो नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा। आज जो पंजाब में हलफ हुआ, गवर्नर ने हलफ लिया, जो गवर्नर PMLN का है, आईनी तरीका भी यही है। आईनी तरीका यही था, बगैर किसी रंजिश के, बगैर किसी इफ एंड बट के, बाइज्जत तौर के ऊपर हलफ हुआ, चाय सर्व हुई, एक दूसरे को हेलो हाय कही, यही रवायात है ना। और ये किसने पूरी नहीं की थी, साथ ये भी तो बताते जाए ना नाज़रीन को। और अगर हम कह दें कि किसी ने नहीं की तो पॉपुलैरिटी के ताने आते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कौन पॉपुलर था, हिलरी क्लिंटन के वोट ज़्यादा थे या किसके वोट ज़्यादा थे। देखिए, पॉपुलैरिटी का वोट और सीटें बड़ी डिफरेंट चीज़ हैं। बाज़ का वोट कन्वर्ट नहीं होता सीटों में, और ये एक थीसिस है बाकायदा, इसके ऊपर पढ़े लिखे लोगों से बात मैं कर सकता हूँ जिनको इसकी सियासत की समझ हो। अगर आप ये चाहते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर ओए तोए हो, चोर चोर हो, कुत्ता कुत्ता हो, तो आपको मुबारक हो। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पाकिस्तान इस किस्म के बुरान का शिकार ना हो। पीजे, ये जो इमरान खान की 9 सीटों वाला मामला है ना, ये उनकी सियासी शोबदाबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो इसके ज़रिए पूरे सिस्टम को नील डाउन लाना चाहते हैं, घुटनों पे लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिस्टम किसी ना किसी तरीके से फेल हो जाए, चल ना सके, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिफाइन कर रहे हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन पे सिस्टम काम करे, जो कि बात बिल्कुल गलत है। इससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एग्रेशन बढ़ रहा है। इस वक्त ज़रूरत हमें पूरे सिस्टम में सियासत को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। हमें हमारे सियासी लीडरान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि पिछले मैं जो 5 साल का रोना रोता हूं ना, उसके पीछे वजह यह है कि पिछले 5 साल में जितना पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। यही एक बात इनको समझ आ जाए तो यकीन करें आपका सिस्टम ठंडा होकर राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। 116 से डॉलर आज 225 पे पहुंचा हुआ है। ये मैंने किया, ये सारे यही सियासतदान है ना जो इस वक्त स्टेज पे आपको शोबदाबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इन्हीं का करता धरता है ना, इन्हीं की ख्वाहिशात की वजह से हुआ है ना। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर से उतरना चाहता है, कोई खींचना चाहता है, कोई सिस्टम को अपने नीचे लाना चाहता है, जो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। और मजे की बात, इस पूरे 4 सालों में 2 नई चीजें आई हैं। आइन और कानून की डेफिनेशन, हर पॉलिटिकल लीडर की अपनी मर्जी की है आइन और कानून की डेफिनेशन। डिप्टी स्पीकर सूरी से ले लें, और उसके बाद सदर पाकिस्तान की ले लें, और उसके बाद अभी जो कुछ हो रहा है और रजा रब्बानी साहब के स्टेटमेंट्स ले लें। यही बदकिस्मती है हमारे निजाम का। इस पूरे सिस्टम में अवाम कहीं नहीं है, अवाम को पूछने वाला कोई नहीं है। यही बदकिस्मती, और इन सियासतदानों को समझ जाना चाहिए वो वक्त ना आए। ये 2022 है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम अवेयर है, अवाम को पता अच्छा कौन है बुरा कौन है, कौन उनके लिए क्या कर रहा है। ये चीज उनके गले तक आएगी। ये जो सिस्टम की देखो, एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है। ये इफ्तिखार ने पहले बात की है, अब ये तो देखे ना, ये कब आएगी? आपके पास क्या टाइम रह गया, मुझे बताएं ना। यही तो चीज है ना, आ जाएगी। आप कब तक सस्टेन करेंगे इस मईशत के मॉडल के साथ जहां ख्वाहिशात के ऊपर मईशत आपकी चल रही हो? जब तक इलेक्शन नहीं आपकी पॉपुलर पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह की आपकी मईशत की हालत है वो बगैर सिस्टम के नहीं चल सकती। आपकी ख्वाहिशात पे आप नहीं चल सकती। इसीलिए सिस्टम को तबाह करने की इसलिए कोशिश की जा रही है। सिस्टम को सारे मिलकर बर्बाद कर रहे हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, और भाई आप सारे मिल बैठो एक टेबल पे, कोई एक डिसाइड करो, इलेक्शन करवाओ, आगे चलो। मेरे ख्याल से जावेद ने जो कहा है, मेरा दिल करता है मैं अपना टाइम भी इसको दे दूं। मेरे ख्याल से इसने बहुत सही बातें की हैं। पहले सुन लेना, नहीं मुझे लेट मी क्वालिफाई, लेट मी क्वालिफाई, शुरू करते हैं। लेट मी
मी क्वालिफाई माई स्टेटमेंट फॉर वन। जी ओके बुखारी साहब आप करें। उन्होंने ये कहा कि हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ठीक कहा उसने कहा कासिम सूरी से पूछें, जिस शदोमद के साथ उसने इस्तीफे और पार्लियामेंट को गेदा था, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो समझता मैं ठीक कर रहा हूँ। सदर मुमलिकत साहब ने जिस तरीके से ओथ नहीं लिया या जिस तरीके से उन्होंने कानून जो पास हो रहे थे उनके ऊपर साइन नहीं किए, उनसे पूछे तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। पंजाब असेंबली के तो ये बात उनकी इतनी मुनासिब थी कि मैं तो आई वाज स्पेल बाउंड। तो मैं ये तारीफ करना भूलना नहीं चाहता था, मौका नहीं देना चाहता था। अब आप ब्रेक पे जा सकते हैं, फिर अगले सेगमेंट में बात करते हैं। थैंक यू बुखारी साहब सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, एंड विल कंटिन्यू विद दिस डिबेट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। मैं समझता हूं कि हमारा पूरा पैनल इस पे इत्तेफाक करता है जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ और अबव ऑल आई थिंक इलेक्शंस। वो फवाद ने तो बात कर दी, फवाद चौधरी ने बात क्या किया, एक थ्रेट दी है कि गेट राइट अदरवाइज हम फिर जनरल इलेक्शंस कॉल कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये जो बात चल रही है इफ्तिखार साहब, ये एक थ्रेट भी आती है, बात भी होती है। आई मीन व्हाट, ये आप वाली बात ना, हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ भाई? देखिए पीजे, सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं कि प्रोफेसर होता और मैं रिटायर हो गया होता और कनाडा में बैठा होता, मैं लंदन में बैठा होता। मेरे सामने रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद मियां सुमरो की, जिनकी मैं इंतहाई इज्जत करता हूँ, इंतहाई एहतराम करता हूँ। उन्होंने अपने आप को NA 196 का डिक्लेयर करते हुए रिक्वेस्ट की है स्पीकर असम्बली से कि जनाब मुझे छुट्टियाँ दे दी जाएँ सितंबर 2022 तक। जनाब पीजे मीर साहब, मैं इस दोगलेपन के खिलाफ हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये दोगलापन, ये घी क्यों नहीं सस्ता हो रहा? मैं बताता हूँ ना, इसलिए कि दोगलापन है ना, कि जिन्होंने ताकत इस्तेमाल करके माफियाज के गिरबानों में फंदे डालने हैं, उनके पर हाथ नहीं जा रहा, उनका सिस्टम को चलने में रुकावटें पैदा वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मोहम्मद मियां सुमरो का जो लेटर है, ये ड्यूअलिटी नहीं है। ये जो सारे नारे मारते हैं कि हम छोड़ रहे हैं, तो मोहम्मद मियां सुमरो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। इनका ये जो लेटर है जो उन्होंने स्पीकर को लिखा कि मुझे सितंबर 2022 तक छुट्टियां दे दीजिए, मेरी मंजूर कर लीजिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं किसी ABC के पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, मैं निज़ाम के अंदर दोगलेपन के खिलाफ हूं। ये निज़ाम गरीबों को लूट के चल रहा है, उनसे सब कुछ छीन लिया है। हमने उनसे तालीम छीन ली है, सेहत छीन ली है, सफाई छीन ली है, ज़िंदगी की आसाइशें छीन ली हैं, ग्राउंड्स की बात हुई, ग्राउंड छीन लिए हैं, उनके लिए मेले और ठेले उनसे छीन लिए हमने। बिल्कुल। क्यों जी बुखारी साहब, ये इन्होंने एक दुखती रग को छेड़ दिया पाकिस्तान की, कि हम तालीम की बात करते हैं। सर, आपका आम एक शहरी अपने बच्चे को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेज सकता है? मुझे बताते हैं। बिल्कुल, आपकी भी और खान साहब की भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ज़रा थोड़ा सा एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। वो है इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी साहब ने की है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुझे यूँ लगता है कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट है कि पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया जाए और फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट कराई जाएँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये तो रियासत जो जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं ना आप, और मैं उर्दू ज़बान में कहता हूँ रियासत जाना, जहाँ कोई कानून नहीं, जहाँ कोई लॉ नहीं, जहाँ कोई आइन नहीं, जहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। ये वैसे मुल्कों में शायद हो सकता हो, लेकिन हमने तो सुना वहाँ भी नहीं होता ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैं फिर आपको ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं तवक्को रखता हूँ कि आप समेत मेरे साथी मेरी इस बात को समझें। मैं नहीं समझता कि इमरान ख़ान बजाते ख़ुद इतना बड़ा ईवल या कोई इतना बड़ा खौफनाक बंदा है जितना उसको उसके साथियों ने बना दिया है। और उसके साथियों में नाम लिए जा सकते हैं। शेख रशीद साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ना उनका पैर ज़मीन पर है, ना उनका सर हवा में है, पता नहीं कहाँ कलाबाजियाँ खाते हैं वो। ऐसे ऐसे नारे, ऐसी ऐसी बकवास उनसे सुनने को मिलती है कि मुझे तो बहुत हैरत होती है। यही हाल और भी बहुत से दूसरों का, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने इमरान खान को इमरान खान रहने नहीं दिया। इमरान खान अब अपने बस में भी नहीं है, वो अपने बस में भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि सुबह से शाम तक उनके वो खुशामद परस्त, वो लोग जो उसको या अल्लाह मुझे माफ़ करना, या अल्लाह मुझे माफ़ करना,
जो उसको साबित करते हैं कि तुम रियासत मदीना के वाली हो, वो लोग जो उसको ये इम्पिटस देते हैं कि तुम जाओ और फलां दरबार के ऊपर सर झुका दो, ये इमरान खान के दोस्त नहीं हैं। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। द इमरान खान दैट आई नो फॉर 35 years, ही इज़ ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ही वॉज ए मैन हु बिलीव्ड इन रिलीजन, ऑल राइट, मगर इस तरह की बातें वो कभी नहीं करते थे। ये उनसे करवाई जा रही हैं। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से खान साहब से कहना चाहता हूँ कि खान साहब, ये आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं, इनके मुंहों को लगाम दें, ये सिर्फ वो बोलें जो आप इनसे कहें बोलें। अच्छा पीजे हो क्या क्यों जी जावेद, पीजे हो ये रहा है लास्ट कपल ऑफ मिनट्स बिफोर द ब्रेक, बताइए कि बड़ी बात कर गए ये, बिल्कुल ठीक बात की है बुखारी साहब ने, ये खुद ही मरवाने के चक्कर में सियासी तौर पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अदम बर्दाश्त का वो एक मॉडल सेट कर लिया है कि हम एक दूसरे को एक सेकंड के लिए भी सियासत में देखना भी नहीं चाहते। जब इमरान खान हुकूमत में तो सुबह से लेकर शाम तक 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ हुकूमत के अपोजिशन के खिलाफ होती थी, और आज आप देख लें इस हुकूमत का सुबह से लेकर 78 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए होती हैं। यह है सबसे बड़ा इशू इस सियासी निजाम का। ये भूल गए कि जमहूरियत के अंदर अगर अपोजिशन नहीं होगी, अपोजिशन लीडर नहीं होगा, जो नहीं होगा, तो उस वक्त जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। ये बात ना इमरान खान को उस वक्त समझ आई और ना आज की हुकूमत को आज समझ आ रही है। खुदा का वास्ता इस बात को समझ लें। आपके इस पॉलिटिकल एक दूसरे की अदम बर्दाश्त की वजह से नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है, जिसकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं। एक लाइन नुकसान गवर्नेंस का हो रहा है, जिसकी तरफ हम रोना रो रहे हैं। इस मुल्क में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। मुझे बताएं कि हमने लॉन्ग टर्म कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? क्या हमने सोचा कि अगले 10 साल में पाकिस्तान में जब इस तरह का मानसून का सीजन आएगा हम उसके पानी को कैसे सिक्योर करेंगे? साहब आप जल्दी से बोल दें, ब्रेक का वक्त है, बोल दें। मैं तो ये बातें सुन के हैरान होता हूँ कि ये जो सारी बातें यहाँ पे होती हैं किसके हक में और किसके मुखालफत में होती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आर द डेमोक्रेसी और नॉट। वी आर विद द डेमोक्रेसी। जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों हैं। चलें जी, इस पे दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना। आरबी डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। हम डेमोक्रेसी की बड़ी बात करते हैं। आप पाकिस्तान को छोड़ें, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है कहीं? कि आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और उन्होंने फिर बम्बार्डमेंट कर दी है और निहत्ती बच्ची मार दी है यार वहाँ। बुखारी साहब, फिर हम किस जमहूरियत पे, अब हम कौन आइकॉनिक बंदा बताएं या कंट्री बताएं कि ये डेमोक्रेट है? इससे पहले कि बुखारी से बात करें, मैं बात करना चाह रहा हूँ, दाइश ने आज काबुल में धमाके किए हैं और 20 अफराद उसका निशाना बने हैं। इसको भी जरा ऐड कर लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखे ना, ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, हर मुल्क की अपनी सियासत होती है, हर मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन जिस मुस्लिम उम्मा का हम तस्करा किया करते थे उसकी 2 बुनियादें थी, उसी पर वो कायम हुई थी। एक फ़लस्तीन का मसला था और दूसरा कश्मीर का मसला था। हम उस मौक़िफ़ से कितना दूर हट गए हैं, कितने लाताल्लुक़ हो गए हैं। इसी वजह से इसराइल जो है वो एक बिफरे हुए हाथी की तरह से वो जिस तबाहकारी की तरफ वो गामज़न है। आप ये देखिए, जितनी हमारी वहाँ मुक़द्दस इबादत गाहें थी उनमें से 90% पर उसका कब्ज़ा हो चुका है। अमेरिका इंतहाई बेहिसी, बेगैरती, बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए उसके हर इकदाम की सिफारिश कर रहा है। हमने वो जो एक गोली वहाँ चलती थी तो पाकिस्तान की सड़कें जो है वो उबल पड़ती थी लोगों से मुजाहरों में, प्रोटेस्ट में। इसी तरह कश्मीर में जब हिंदुस्तान ज़्यादती करता था तो एक ऐसा रिएक्शन आता था जो एक तूफ़ान की तरह से। वो किधर गए वो जज्बात? क्या हुआ? हम इतने बेहिस क्यों हो गए हैं कि इस कदर इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, ख़वातीन की, बहनों की, बेटियों की। कश्मीर में रुथलेसली लोगों को कत्ल किया जा रहा है। हर जवान आदमी जो है उसकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है। इसी तरह से इजराइल में जिस तरीके से नेकेड वायलेंस हो रही है, स्टेट टेररिज्म जिस तरह से की जा रही है, किधर है ये मॉडर्न मुआशरा? किधर है ये यूरोप और अमेरिका जो इतने बड़े मामे बनते हैं ह्यूमन राइट्स के? तो ये असल में इस मामले के ऊपर मुसलमान ममालिक की बेहिसी,
तुर्की ने जी, जावेद, एनकरेज final किया है इसराइल को कि वो अपनी ये सारी हरकतें करता रहे। पहली बात यह है कि जिस मुस्लिम मुआशरे की तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, मेरे नज़दीक वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए कि जब आप मुत्तहद नहीं हैं, आप किसी कॉज के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी कॉज के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। आप ही के दुनिया में बर्बरियत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, चाहे वो कश्मीर उठा लें, चाहे फ़लस्तीन उठा लें, चाहे इराक उठा लें, चाहे ईरान उठा लें, चाहे सीरिया उठा लें, कहीं भी उठा लें दुनिया में। इन मुस्लिम ममालिक के अलावा कई और ऐसा मुल्क है जहाँ हो रही हो? नहीं। आज यूक्रेन में हुआ तो पूरा यूरोप अमेरिका इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम खुद इकट्ठे नहीं है ना। हम खुद नहीं चाहते कि हम मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हक के लिए लड़ें। जो बदमाशी कर रहा है अमेरिका और इसराइल कर रहा है, कश्मीर में इंडिया कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ तालियां बजा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के हवाले से जिन अच्छे अल्फाजों का इंतखाब बुखारी साहब ने किया और जिन अच्छे अल्फाजों का आज इंतखाब बुखारी साहब ने किया, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ और फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालम का ज़िम्मेदार मैं अमेरिका को ठहराता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा जी। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल। एंड में ये जावेद इकबाल ने जो बात की है, हम खुद ही यूनाइटेड नहीं है। क्या हमें दिया था? 3 चीजें दी थी, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। हम तीनों पे आप कह लें कि वो ऊपर नहीं उतरे। और जब मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद, और ये खुद आपस में ये है नहीं है, अमेरिका को यूज करते हैं हर बंदा, हर मुल्क अपने मुफाद के लिए। तो जब ये यूनाइटेड नहीं है तो फिर हम किस उम्मा की बात करते हैं? कल दोबारा आपके सामने मुलाकात होगी 8 बजे। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।